चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर देखें जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यही समझें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या। ग्रोथ और डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो कहते हैं इकोनॉमिक्स में पहले के टाइमिंग में या कोई ले पर्सन है ना, ले पर्सन मतलब आम इंसान, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम ही मानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब तो एक ही कहला है ना कि हाँ भाई, चीज़ की जो है वो ग्रोथ होना है या कोई भी चीज़ का बढ़ावा होना, तो इसे सेम वर्ड माना जाता है। लेकिन रियल सेंस में ग्रोथ और डेवलपमेंट वो सेम नहीं है। तो ग्रोथ हम लोग किसे कहते हैं? पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मीनिंग क्या? वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब यही कहलाता है कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम अगर जो है वो उसकी ग्रोथ रेट होती हो, मतलब नेशनल इनकम हर साल बढ़ती जाती हो, या तो फिर राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या तो कंट्री के टोटल गुड्स और सर्विस है ना वो इंक्रीज होते जाते हो, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। मतलब अगर सिंपल सेंस में कहा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कहलाता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज, कि जब कोई भी चीज़ की खाली क्वांटिटी बढ़ती हो, क्वालिटी नहीं, खाली क्वांटिटी बढ़ती जाती हो, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाए। कि अगर हमारा सिर्फ पैसा बढ़ता जाता हो, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती जाती हो, कि पहले जो है वो 100 करोड़ नेशनल इनकम थी, कि अब जो है वो 110 करोड़ नेशनल इनकम हो गई, कि अगर सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन कंट्री की दूसरी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व नहीं हो रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की क्वालिटी, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, बस खाली पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाए। पूरी कंट्री क्या, कोई भी बिजनेस, कोई भी घर की भी बात करो, कि अगर घर में जो है वो सैलरी, अगर हमारे पेरेंट्स की सैलरी बढ़ती जा रही है लेकिन उसके सामने खर्चे भी तो उतने होते जा रहे हैं ना, तो खाली पैसे बढ़ रहे हैं, घर में कुछ भी ग्रोथ दूसरी दिखाई नहीं दे रही, कोई भी क्वालिटी नहीं बढ़ रही, खाली क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसे खाली इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है ना? और इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग हमारे कंट्री का मेजरमेंट करें ना तो वो गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की कुछ लिमिटेशंस आती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन है, उसके हिसाब से हम लोग कंट्री का मेजर नहीं कर सकते कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बरोबर, ग्रोथ के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी लिमिटेशंस में आता है ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ध्यान दिया जाता है, क्वालिटेटिव चेंज नहीं। बराबर ना, उसमें क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा, इग्नोरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वेलफेयर ऑफ पीपल। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ में है ना इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, मतलब कि हमारी कंट्री की जो रियल ग्रोथ होती है, कि चलो कंट्री में एजुकेशन बढ़ रहा है, कंट्री में नए नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, कंट्री रियली आगे बढ़ रही है, वो चीज़ इसमें इग्नोर की जाती है। दूसरा, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि लोगों की सोच बदलती है, लोग जो पुराने रीति रिवाज, पुराने अंधविश्वास में मानते थे उसे छोड़कर अब नई सोच में मानने लगे हैं, रियल हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अब वो काम कर रहे हैं, उसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में उसे भी ध्यान नहीं दिया जाता, उसे भी इग्नोर किया जाता है। एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल मतलब लोगों की भलाई करना, कि भाई लोगों का जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है या नहीं, वो भी इसमें ध्यान दिया जाता नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही ध्यान दिया जाता है, ये सब चेंजेस उसमें ध्यान नहीं दिया जाता, और इसी वजह से इसका कॉन्सेप्ट नैरो कहलाता है। नैरो कॉन्सेप्ट, छोटा सा ये कॉन्सेप्ट कहलाता है। बराबर, इसमें दूसरी कोई खास चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, बस नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्ट के गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मतलब लोगों की भी खाली इनकम बढ़ रही है, उसमें दूसरा कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ ग्रोथ कहलाता है। बराबर, तो उसके कंपैरिजन में डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो डेवलपमेंट के लिए कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मतलब डेवलपमेंट प्रॉपरली उसे कहते हैं कि जब कंट्री में जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज तो होता ही होता हो, मतलब पैसे तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन पैसों के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग जो है वो लिटरेट हो रहे हैं, लोग क्या कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड ना होकर सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, नए नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बराबर ना, तो इसे रियल डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग।
खाली पैसे न बढ़ना, लेकिन लोगों में भी चेंज आना, पूरी कंट्री में भी चेंज आना। कंट्री में पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो ये सब प्रॉपर डेवलपमेंट कह रहा है। खाली पैसे बढ़ना उसे डेवलपमेंट नहीं, उसे ग्रोथ कहते हैं। और रियल डेवलपमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में ज़्यादा उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू पता चलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जैसे वो कंटिन्यूस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि अगर कंट्री में एक बार डेवलपमेंट हो रहा है तो वो हमेशा होता रहेगा। लोगों की एजुकेशन बढ़ती रहेगी, लिटरेसी बढ़ती रहेगी, नई नई टेक्नोलॉजी कंट्री में आती रहेगी, तो कंट्री में हमेशा चेंज होता रहेगा। ऐसे थोड़ी कि नहीं भाई पहले जिस कंडीशन में थी अभी उस कंडीशन में हुई बस ठीक है। पूरी कंट्री की क्या बात करें, हम लोग अपने घर की, अपने बिजनेस की बात करें कि यार बिजनेस में, चलो मेरा बिजनेस चल रहा था, मैं पहले महीने के 10,000 कमाता था, अब महीने के 20,000 कमाता हूँ। हाँ तो ठीक है, हो गया ना, बस वो ग्रोथ हो गई ना, ठीक है। वो एक ही बार हो गया कि अब 20,000 कमाता हूँ तो चलो मैंने घर में सब चीज़ें सुधार ली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है, इनफ। नहीं, उस बिजनेस को और आगे चलाता रहूंगा ना, कि 20,000 कमाए तो अब मैं 30,000 कमाऊंगा, फिर 40 कमाऊंगा, बराबर ना। और उसके साथ साथ मेरे घर में भी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता जाएगा। तो इसे कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, बराबर। कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ती, खाली पैसों को ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं। देन चेंज इन डिमांड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कहलाता है कि जब रियली कंट्री में लोगों की डिमांड चेंज होती हो। जब पता है खाली ग्रोथ होती है ना तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ों की डिमांड रखते हैं। बेसिक चीज़ें मतलब वही रोटी कपड़ा और मकान, खाली उसी की डिमांड रखते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट में उनकी जब बेसिक डिमांड पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ों की डिमांड करते हैं। कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो चलो बेसिक चीज़ है रोटी कपड़ा मकान, उसमें तो मैं सेफ हो गया, वो चीज़ें तो अब बरोबर मिलेगी। तो उसके बाद अब बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें। अब जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बदलें, कपड़े पहनने का ढंग बदलें। पहले जो है वो छोटी दुकान से कपड़े खरीदते थे, अब मॉल से कपड़े खरीदेंगे। सही बात है ना, पहले जहाँ पर सिंपल खाना खाते थे अब होटल में जाकर खाना खाएंगे। तो ये चीज़ों की डिमांड बदलती है, तो उसे रियल डेवलपमेंट कहते हैं कि जब कंट्री में डिमांड में चेंज आता हो। देन लेबर बिकम मोर डायनेमिक, कि जहाँ पर कंट्री के लेबर्स, लेबर मतलब काम करने वाले लोग, और उसमें भी समझना खाली मजदूर नहीं, हर एक इंसान, भाई मैं भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं भी एक तरह का लेबर कहलाया, बराबर। हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो सब लेबर कहलाते हैं। और वो लेबर भी जब डायनेमिक होते हो, डायनेमिक मतलब कि वो उसमें भी चेंजेस आते हो, कि जहाँ पर पहले जो लेबर, पहले जो इंडिया में लोग काम करते थे वो इलिटरेट थे, अब वो अच्छी एजुकेशन लेकर काम कर रहे हैं, अच्छे टैलेंट और स्किल के साथ काम कर रहे हैं, बराबर। तो इसे कहते हैं कि जब लेबर भी डायनेमिक होते हो तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जब यहाँ पर लोगों की कैपिटल फॉर्मेशन होती हो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये कहलाता है कि जहाँ पर लोगों के पास अब सेविंग होती हो, कि मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें से जो है वो अब घर का खर्चा पूरा हो जाता है और मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग भी करूँगा, और 5-10 साल सेविंग करके फिर मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूँगा, है कि नहीं। इसे कहते हैं रियल कैपिटल फॉर्मेशन। या तो अगर सेविंग हो रही है तो उस सेविंग को मैं जो है वो हमारी कंट्री के शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूंगा, बैंक में जो है वो एफडी बना के रखूंगा, फिक्स डिपॉजिट बना के रखूंगा, बराबर। तो कंट्री में ना मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, लोग नए नए बिजनेस शुरू करते हैं। तो उसे हम लोग रियल डेवलपमेंट कहते हैं, कि जब इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये तो हमें पता ही है कि जब टेक्नोलॉजी भी चेंज होती हो, कि पहले जहाँ पर पुरानी टेक्नोलॉजी से हर एक काम होते हो, अब हर बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी नए टूल्स के साथ काम होता हो, तो वो डेवलपमेंट कहलाया। एंड सेल्फ मोटिवेटिंग, कहते हैं कि भाई कोई एक फिक्स पोजीशन पे पहुंचने के बाद डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है। सेल्फ मोटिवेटिंग मतलब फिर वो डेवलपमेंट खुद ब खुद होता जाता है। पहले जब हम लोग क्या कहते हैं एकदम लो कंडीशन में होते हैं ना, तब पहले हमेशा ग्रोथ करते हैं। पहले क्या करते हैं, सिर्फ ग्रोथ करते हैं उसमें। ग्रोथ करने के बाद फिर जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और जब डेवलपमेंट एक स्टेज पे पहुंच जाता है ना, उसके बाद डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग कहलाता है। मतलब उसके बाद डेवलपमेंट कंटिन्यू ही है, लेकिन वो एक सिर्फ ग्रोथ की तरह बन जाता है।
एक सिंपल वे में चलो मैं आपको अगर समझाऊं तो कोई भी घर के लिए या बिजनेस के लिए अगर हम लोग कहें ना तो उसमें हमेशा पहले पैसे बढ़ते हैं, क्वांटिटी बढ़ती है, फिर क्वालिटी बढ़ती है और उसके बाद फिर सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ती जाती है, सिर्फ पैसे ही बढ़ते जाते हैं। पहले मेरी जो है वो कोई पगार नहीं थी, यहाँ पहले 5,000 कमाता था, फिर 10,000 कमाने लगा, बराबर। तो मैंने जो है वो अपना क्या कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा चेंज किया, 20,000 कमाने लगा, फिर थोड़ा चेंज किया, बराबर। फिर जो है वो 30,000 कमाने लगा, फिर घर का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज किया, बराबर। अब मैं जो है वो लाखों कमाने लगा, तो अब घर का लिविंग स्टैंडर्ड और चेंज हुआ, भाई बड़े से बंगलों में रहने लगा, बहुत अच्छा हाई फाई जो है वो क्या कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड हो गया अब मेरा। तब उसके बाद क्या, कितना हाई फाई बनाएंगे, फिर क्या सोने के कपड़े पहन के चले, बराबर। कितना हाई फाई बना सकते हैं उसको, कितनी क्वालिटी या कितना लिविंग स्टैंडर्ड हाई ले जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ना, बराबर ना। और अगर चलो भाई सोने के कपड़े पहन भी लिए, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ती है, फिर खाली पैसे ही बढ़ते जाएंगे, फिर लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, उसकी तो एक लिमिट होती है ना। इसी वजह से कहते हैं कि हमेशा कोई भी जगह पर पहले ग्रोथ होती है, उसके बाद एक सिचुएशन में डेवलपमेंट होता है और उसके बाद फिर से सिर्फ ग्रोथ ही होती है, बराबर। कि पहले क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं, कि पहले क्वांटिटेटिव खाली पैसे बढ़ते हैं, फिर डेवलपमेंट, फिर लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड की एक लिमिट आ जाती है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रोथ होती है। हमारी कंट्री के एक आखिरी एग्जांपल दूँ, हमारी कंट्री के रिचेस्ट पर्सन कोई भी ले लो, चलो अगर हम अंबानी फैमिली के बारे में आप लोग सुनो, तो उनके पास भी पहले पैसे नहीं थे, उन्होंने पहले ग्रोथ की, फिर उन्होंने डेवलपमेंट की, आज उनके पास करोड़ों की जो है वो मिल्कत है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या, लिमिट हो गई ना, कि अब वो कितना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करेंगे, जितना हो सकता था उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड एकदम हाई कर दिया। भाई एक बार जो कपड़े पहनते हैं वो दूसरी बार कभी नहीं पहनेंगे, इतना हाई लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन अब क्या, अब उसके बाद तो खाली ग्रोथ ही ना, अब उसके बाद तो खाली उनके पैसे ही बढ़ते जाएंगे ना, लिविंग स्टैंडर्ड और थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि एक एक जो है वो लिमिट के बाद डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग होता जाता है, फिर डेवलपमेंट बस खाली एक लिमिट तक ही वो रहता है। और दूसरा, डेवलपमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एक पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कैन नॉट डिस्कस अ रियल ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बताता है चलो ठीक है कि भाई उनमें जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह भी चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी रियल ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बताया जा सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पता है पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया जाता है, इस चैप्टर में आगे एक पॉइंट आएगा। और डेवलपमेंट के थ्रू कोई इंडेक्स नहीं बना सकते हम लोग, कि भाई खुद को रैंक नहीं दे सकते कि भाई पहले हमारी कंट्री किस पोजीशन में थी अब किस पोजीशन में है। उसका रियल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट में भी नहीं बताया जा सकता, ह्यूमन डेवलपमेंट इसके थ्रू नहीं समझाया जा सकता। दूसरा, डिफ़िकल्ट इन मेज़र, कि ये डेवलपमेंट को मेज़र करना मुश्किल है। डेवलपमेंट पूरी कंट्री का मेज़र किया जाता है, जिसमें जो है वो लोगों की क्वालिटी भी मेज़र की जाती है, मतलब लोगों का एजुकेशन, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब रियल कैसे मेज़र किया जाए। हमारी कंट्री की 130 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें कितने लिटरेट कितने इलिटरेट हैं, लोगों का रियल लिविंग स्टैंडर्ड है या नहीं है, बराबर, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसे मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड कैन नॉट डिस्कस अ रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसमें रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पता चलती नहीं है कि रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है। हमारी कंट्री में आज की पोजीशन अगर देखी जाए ना, तो हमारी कंट्री कहलाता है कि डेवलपिंग कंट्री है, मतलब हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में देखो कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोग इतनी जो है वो गरीबी चलती रहती है, तो फिर कैसे हम लोग कहें कि हमारी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, बराबर। तो इसलिए रियल लिविंग स्टैंडर्ड जो कहते हैं ना, वो भी इसमें पता चलता नहीं है, ये उनकी कुछ लिमिटेशंस आती है। लेकिन फिर भी कंट्री का जो है वो मेजरमेंट करने के लिए ग्रोथ से ज़्यादा डेवलपमेंट ही यूज़ होता है, बराबर। अब जैसे उसके बाद एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अब इंडिकेटर्स देखें, इंडिकेटर्स मतलब डेवलपमेंट किसके थ्रू मेजर किया जाता है, वो इंडिकेटर्स। तो आपके चैप्टर में यहाँ पर डेवलपमेंट के 4 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला इंडिकेटर अगर समझें तो वो आता है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। डेवलपमेंट मेजर करने के लिए एक सिंपल इंडिकेटर आता है, मतलब जिसके थ्रू मेजरमेंट किया जाता है, वो आता है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे सिंपल चीज़ है कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम मीन्स क्या, कि
इसमें हर एक कंट्री की नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट फाइंड किया जाता है, कि हर एक कंट्री की नेशनल इनकम काउंट करना और हर साल नेशनल इनकम में कितनी ग्रोथ हो रही है वो चेक करना। तो उसके हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट पता चलता है हमें, कि जैसे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम पहले जो है वो 150 करोड़ थी, अब उसके बाद जो है वो अब 200 करोड़ हो गई, तो भाई कितना ग्रोथ रेट हुआ, तो इतने परसेंटेज ग्रोथ रेट हुआ, बराबर ना। एक साल में कितनी इनकम बढ़ी, तो इतनी बढ़ी, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो उसे रेट कहते हैं ना, बराबर ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो भाई पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब जो है वो 150 रुपए हो गए, मतलब 50% बढ़ गया, बराबर। तो हर साल इनकम में कितने कितने परसेंटेज ग्रोथ हो रही है, तो उसे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, इसके थ्रू डेवलपमेंट चेक करते हैं, कि जिस कंट्री में हर साल इनकम बढ़ती जाती हो, बराबर, तो मतलब वो कंट्री डेवलप कर रही है। और जिस कंट्री में हर साल इनकम कम होती जाती हो या बढ़ती ना हो, तो मतलब वो कंट्री डेवलप नहीं कर रही है, ऐसे ये पता चलता है। ठीक है, सिंपल सा ये मेजरमेंट कहलाता है, कि जिसमें नेशनल इनकम के थ्रू डेवलपमेंट चेक किया जाता है, कि अगर हर साल नेशनल इनकम बढ़ रही है मतलब डेवलपमेंट है, अगर हर साल नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन ये सिंपल सा मेजरमेंट वो हर जगह पर यूज नहीं होता। इस इंडिकेटर्स की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, कि जैसे इनमें लिमिटेशंस आती है कि डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द ट्रू नेशनल इनकम। सबसे पहले तो कोई भी कंट्री की या हमारी ही कंट्री की बात करें, तो ट्रू नेशनल इनकम फाउंड करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम मतलब कंट्री की ओवरऑल इनकम, कंट्री की टोटल इनकम जैसे माना जाता है। अब ये टोटल इनकम परफेक्टली वो पता चलती नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि सबसे पहला रीज़न आता है यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की इलिटरेसी। लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भाई गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना, कब भरना, कैसे भरना, वो उन्हें पता ही नहीं होता। तो इसकी वजह से अगर लोग सरकार को टैक्स ही नहीं भरेंगे, तो सरकार की असली इनकम पता कैसे चलेगी हमें, बराबर ना। तो इस तरह से टैक्स इवेशन होना, मतलब टैक्स न भरना, या तो फिर जो है वो टैक्स की चोरी करना। लोग जो है वो ये जानबूझकर अपनी इनकम कम बताते हैं और जो है वो सरकार को टैक्स कम भरते हैं, तो सरकार की असली इनकम कैसे पता चलेगी? सही बात है ना। यहाँ लोग एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए होते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो काम करते हैं, और सरकार को बताएंगे कि हम तो एक ही काम कर रहे हैं, भाई उसकी इनकम यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, लेकिन सरकार को बताएंगे कि इनकम तो एक ही जगह से आ रही है, बराबर। तो इस तरह से ये टैक्स की चोरी करना, असली जो है वो सरकार को न बताना चीज़ें, तो इनकी वजह से असली नेशनल इनकम पता ही नहीं चलते। और अगर रियल नेशनल इनकम ही नहीं पता चलेगी, तो उसके थ्रू डेवलपमेंट कैसे मेजर करेंगे? दूसरी लिमिटेशन पॉपुलेशन, कि यहाँ पर नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ इनकम ही ध्यान दी जाती है, पॉपुलेशन को इग्नोर किया जाता है। और अगर पॉपुलेशन को इग्नोर करें, तो इसका मतलब वो रियल डेवलपमेंट थोड़ी कहलाया फिर, बरोबर। कि अगर भले ही जो है वो पॉपुल इनकम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसके सामने पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई, तो वो डेवलपमेंट थोड़ी कहलाया, बरोबर। इसमें पॉपुलेशन को इग्नोर किया जाता है, जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अब जैसे एक बात कहूँ, कि भाई जैसे कोई एक बिजनेस है, एक बिजनेस में जो है वो कोई एक इंसान काम करता हो, और उस बिजनेस की इनकम महीने की 10,000 होती हो, तो वो क्या होगा, वो 10,000 एक को ही मिलेगा ना। तो हाँ चलो, उसका उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हर महीने एक को ही 10,000 मिलेंगे, बराबर। लेकिन अगर अगर उसी बिजनेस में 10 लोग काम कर रहे हैं और बिजनेस की इनकम उतनी ही है 10,000, तो अब सबको कितने मिलेंगे? एक एक हज़ार। अब तो सबकी इनकम ही एक एक हज़ार हुई, तो उसके हिसाब से क्या वो डेवलपमेंट हो रहा है, वो बिजनेस का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा ना। सबकी इनकम कितनी है? एक एक हज़ार। तो इसीलिए अगर भले ही कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ही उसमें काउंट न करो, तो वो रियल डेवलपमेंट कैसे कहलाया? कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो नेशनल इनकम सबके पास पूरी पहुँचेगी ही नहीं। तो इसी वजह से नेशनल इनकम के थ्रू पूरा डेवलपमेंट नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन को इग्नोर किया जाता है। एंड देन डिफरेंट मेथड्स, नेशनल इनकम काउंट करने की भी अलग अलग मेथड है, हर कंट्री अपने हिसाब से वो मेथड अपनाती है। कोई प्रोडक्शन मेथड अपनाता है, कोई जो है वो इनकम बेस्ड मेथड, कोई एक्सपेंडिचर बेस्ड मेथड अपनाता है ये नेशनल इनकम काउंट करने के लिए। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। अब कोई कंट्री प्रोडक्शन मेथड अपनाती हो, कोई कंट्री इनकम मेथड अपनाती हो, तो नेशनल इनकम दोनों की अलग अलग ही आएगी, तो उसके थ्रू कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, और उसकी वजह से भी रियल डेवलपमेंट नहीं पता चलता।
तो इसलिए जो पहला इंडिकेटर है ना, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ये सिंपल इंडिकेटर है। खाली पता चलता है हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है या नहीं, या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। रियल डेवलपमेंट इसके थ्रू पता चलता नहीं है। तो इसके बाद दूसरा इंडिकेटर आता है, वो आता है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के यहाँ पर जो एक लिमिटेशन थी ना कि इसमें पॉपुलेशन को इग्नोर किया जाता था, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए दूसरा इंडिकेटर आता है पर कैपिटा इनकम के, जिसमें पॉपुलेशन को भी काउंट किया जाता है। एक्चुअली पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? तो कंट्री की टोटल नेशनल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करें तो वो पर कैपिटा इनकम मिलता है। पर कैपिटा इनकम को एक फार्मूला की तरह भी लिख सकते हैं ना, कि पर कैपिटा इनकम अगर बताना हो मतलब हर एक पर्सन की इनकम, तो कंट्री की टोटल जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करें तो पता चलेगा कि हर एक पर्सन को कितनी कितनी इनकम मिल रही है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना बिजनेस का, कि बिजनेस में 10,000 प्रॉफिट हो रहा है और 10 लोग काम कर रहे हैं, तो सबको कितना मिलेगा? हजार। वो उसकी पर कैपिटा इनकम कहलाई, बराबर। तो ये पर कैपिटा इनकम के थ्रू भी डेवलपमेंट काउंट होता है, और उसमें भी वही सिंपल सा मेजरमेंट कि अगर पर कैपिटा इनकम सबकी बढ़ रही है मतलब हाँ कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही या कम हो रहा है तो मतलब कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बरोबर ना। इंडिकेटर है ना, मतलब पता चलता है ना डेवलपमेंट है या नहीं, तो सिंपल सा इसी से ही पता चलता है। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट है, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, बरोबर। लेकिन इस मेजरमेंट के थ्रू या तो कहो इस इंडिकेटर के थ्रू भी डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे पहला आता है ओनली एस्टिमेट। पता है पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ एस्टिमेट है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम किसके थ्रू फाउंड होता है? नेशनल इनकम और पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में नेशनल इनकम तो हर साल काउंट होती है, लेकिन पॉपुलेशन हर साल काउंट करते हैं नहीं ना। पॉपुलेशन तो हर 10 साल में काउंट होती है, सेंसस होता है हर 10-10 सालों में काउंट होता है। तो बाकी के सालों में पर कैपिटा इनकम कैसे ढूंढे? तो खाली अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इस साल पॉपुलेशन 100 करोड़ थी ना, तो चलो दूसरी साल 105 करोड़ हुई होगी। अंदाजा लगाकर पॉपुलेशन और फिर पर कैपिटा इनकम ढूंढ लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो सिर्फ एस्टिमेट हुआ ना, असली पर कैपिटा इनकम तो पता ही नहीं चली हमें, बराबर ना। पर कैपिटा इनकम हर साल काउंट करना होता है, लेकिन उसके लिए पॉपुलेशन हर साल काउंट करते ही नहीं है, एक अंदाजा लगाकर पॉपुलेशन काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए ये खाली एस्टिमेट है, ये रियल डेवलपमेंट इसके थ्रू पता नहीं चलेगा। दूसरा डिफिकल्टी इन मेजरमेंट, कि भाई इसको मेजर करना भी मुश्किल है। पर कैपिटा इनकम में दो चीज़ें होती है, दोनों को मेजर करना मुश्किल है। नेशनल इनकम को भी मेजर करना मुश्किल है, जो हमने यहाँ पे देखा। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, असली इनकम नहीं बताते। इलिटरेट होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि सरकार को इनकम बताए कैसे। तो इसलिए न सही नेशनल इनकम पता चलती है और सही पॉपुलेशन भी नहीं पता चलती। जो यहाँ पे देखा कि पॉपुलेशन हर 10-10 साल में काउंट होती है, तो हर साल तो खाली अंदाजा ही लगाया जाता है। तो इसी वजह से परफेक्ट पर कैपिटा इनकम कभी मिलती नहीं है। डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट, कि ये दोनों को काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन शोज ओनली एवरेज, कि ये पर कैपिटा इनकम तो खाली एवरेज बताता है, ये जो है वो रियल या एक्चुअल इनकम नहीं है। जो दूसरा पॉइंट भी यही आता है, एग्जाम में लिखो तो भले ये दोनों पॉइंट साथ में लिख सकते हो, कि इट शोज ओनली एवरेज, पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज बताता है, एक्चुअल इनकम नहीं बताता। क्योंकि पर कैपिटा इनकम मतलब तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन से डिवाइड करें। अब जैसे कि लास्ट जब ये हुआ था पर कैपिटा इनकम काउंट हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम डॉलर में $5,000 के आसपास कुछ था, $5,200 के आसपास, कि हर एक पर्सन की ईयरली पर कैपिटा इनकम इतनी है। लेकिन वो रियल इनकम थोड़ी है, किसी की तो उससे भी बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी की तो उससे भी बहुत कम है, बराबर ना। अगर रियली अगर हम लोग कहें तो भाई हर पर्सन जो है वो हर महीने कुछ कुछ जो है वो 30,000 या उसके आसपास चलो कमाता है। लेकिन अगर अंदाजा ऐसा एक आया ये पर कैपिटा इनकम, तो जरूरी है कि हर एक पर्सन एग्जैक्टली 30,000 या उससे आसपास ही कमाएगा? नहीं, कोई कोई पर्सन तो उससे काफ़ी ज़्यादा भी कमा सकता है, कोई कोई पर्सन उससे काफ़ी कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर कैपिटा इनकम तो खाली एवरेज बताता है, हर एक पर्सन की एक्चुअल इनकम इससे थोड़ी पता चलती है। सही बात क्या नहीं? सरकार खाली अंदाजा लगाती है कि हाँ हर एक पर्सन महीने में इतना कमाता है,
ये पर कैपिटा इनकम, लेकिन वो रियली इतना थोड़ी, कोई कोई पर्सन तो उससे बहुत ज़्यादा लाखों भी कमा लेते हैं, तो कोई तो ही उससे भी कम कमाते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए ये परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कहलाता। एंड डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, पता है पर कैपिटा इनकम जो काउंट होता है ना, अगर दूसरे कोई देशों की अगर कंपैरिजन करनी हो ना, तो पर कैपिटा इनकम को पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, बराबर। हमेशा पर कैपिटा इनकम कभी भी कोई दो देशों में कंपेयर करनी हो तो पहले उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं कि हर एक कंट्री की डॉलर में पर कैपिटा इनकम कितनी है, फिर कंपैरिजन करते हैं दो देशों की। अब डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हर एक कंट्री का एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है। एक्सचेंज रेट पता है ना, कि जैसे हमारी कंट्री में है ना कि भाई $1 मतलब कुछ 70 या 72 रुपीज़ के आसपास ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या हर कंट्री का इतना ही होता है 70 या 72? किसी कंट्री का ज़्यादा होगा, किसी कंट्री का कम होगा, बराबर। तो उसके हिसाब से उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको जो है वो चेक किया जाएगा। तो ये फिर रियल मेजरमेंट थोड़ी हुआ, ये कंपैरिजन सही थोड़ी हुआ। एक्सचेंज रेट सबका अलग, मेजरमेंट सबका अलग, जो नेशनल इनकम काउंट करते हैं वो नेशनल इनकम काउंट करने की मेथड हर कंट्री की अलग। जो पहले भी बताया, कोई प्रोडक्शन मेथड से अपनाता है, कोई इनकम मेथड से, बराबर, कोई एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो हर एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम मेजर करने का मेथड अलग अलग है, तो इसीलिए प्रॉपर कंपैरिजन कैसे हो पाए उसमें। इसीलिए जो ये ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ये दोनों वो रियल इंडिकेटर्स कहलाते नहीं है। इन दोनों के थ्रू रियली वो डेवलपमेंट पता चलता नहीं है। अब जैसे इसमें रेट के बारे में एक और एग्जांपल दूं ना, जैसे हमें पता है हमारी पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड कंट्री नंबर 1 पे डेवलप कंट्री कौन सी आती है, नॉर्वे कंट्री आती है, बराबर। सबसे ऊपर कौन सी कंट्री आती है, नॉर्वे कंट्री। अब नॉर्वे कंट्री का ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें ना, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, तो वो कुछ 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 या 3 या जो भी। और हमारी इंडिया का अगर ग्रोथ रेट देखो ना, तो वो इंडिया का ग्रोथ रेट वो कुछ 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो इसका मतलब हमारी कंट्री में नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम हर साल 6 से 7% बढ़ती है। अभी इस साल जितनी नेशनल इनकम है, अगले साल 6% और बढ़ जाएगी। और जबकि नॉर्वे जैसी जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है, उसमें नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम हर साल 1 या 2% बढ़ती है। अभी जितनी इनकम है अगले साल 1 या 2% ज़्यादा होगी। तो अब बताओ, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी इंडिया तो बहुत आगे है, हमारी इंडिया में तो हर साल इतनी इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो खाली इनकम बढ़ रही है, रियल डेवलपमेंट हुआ कहाँ, बराबर ना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें इनमें काउंट होती ही नहीं है। तो इसकी वजह से खाली नंबर देखकर अगर हम लोग कहें कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ गलत है। इसी वजह से आपको जो ये पहले दो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स वो गलत हैं, इसके थ्रू रियल डेवलपमेंट नहीं पता चलता। तो इसके बाद फिर दूसरे इंडिकेटर्स देखें जिनके थ्रू डेवलपमेंट काउंट होता है। फिर जैसे एक पॉइंट आता है कि तीसरा इंडिकेटर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा इंडिकेटर आता है कि जिसके थ्रू कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर किया जा सकता है। ये इंडिकेटर जो पहले के तो हमने दो इंडिकेटर देखे, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, उसमें जो जो लिमिटेशंस थी ना, उन लिमिटेशंस को दूर कर कर ये नया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये फाइंड किया गया। ये सबसे पहले फाइंड किया था मॉरिस डेविस मॉरिस। मॉरिस डेविस मॉरिस नाम के जो पर्सन थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये एक इंडेक्स, ये एक क्या कह सकते हैं, इंडिकेटर फाइंड किया था कि जिसके थ्रू डेवलपमेंट फाइंड कर की जा सके, बरोबर। इसमें उन्होंने ऐसे बताया कि हर एक कंट्री के लोगों में, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, उनकी फिजिकल क्वालिटी चेक करने के लिए, लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स यहाँ पे उसको कहा गया है फिजिकल क्वालिटी। लोगों की फिजिकल क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ध्यान दिए जाते हैं कि हर एक कंट्री में लोग रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा कि डेवलपमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ना ऐसा नहीं। जो इससे पहले दो इंडिकेटर थे ना, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, वो खाली पैसे पे ही ध्यान देते थे, लेकिन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे उस पर ध्यान दिया गया नहीं था। तो इससे पहले जो दो इंडिकेटर देखे, उन दोनों में खाली ग्रोथ पता चलती है, रियल डेवलपमेंट नहीं पता चलता। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट पता करने के लिए उसके अंदर
लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी पता करना ज़रूरी है। और इसके लिए मॉरिस डेविस मॉरिस ने कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट बताए कि लोगों की फिजिकल क्वालिटी या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेक करने के लिए ये चीज़ें खास ध्यान देनी चाहिए, जिनमें आते हैं फूड प्रपोर्शन। लोगों को कितना सबसे बेसिक फूड चाहिए होता है, कितने प्रपोर्शन में उन्हें फूड मिल रहा है, मतलब कितनी कैलोरी का फूड हर एक लोगों को मिल रहा है, ये सबसे पहले ध्यान देना होता है। उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, बरोबर, हेल्थ और मेडिकल सर्विस कंट्री में कैसी है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, ये चेक करना। देन हाउसिंग एंड क्लोथिंग फैसिलिटी, लोगों के पास कितने पक्के घर हैं, कच्चे घर हैं, उनकी क्लोथिंग फैसिलिटीज उन्हें कितनी मिल रही है, बरोबर ना। ये बेसिक चीज़ें आती है ना, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले ये चीज़ें, वो कंट्री में कितना डेवलपमेंट है इन चीज़ों का। उसके बाद एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, कि हर एक पर्सन, कंट्री में रहने वाला हर एक पर्सन सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च कर पाता है, और दूसरा एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना खर्च कर पा रहा है, बरोबर। तो ये भी चेक करना कंट्री में। दूसरा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या अदर सर्विसेज, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सर्विसेज कैसी हैं कंट्री में, वो भी चेक करना। देन एनर्जी एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को कितनी एनर्जी का फूड मिल पा रहा है, और दूसरा प्योर ड्रिंकिंग फैसिलिटी कितने घरों में है, कितने घरों में नहीं है, बरोबर, ये कंट्री के लिए चेक करना। देन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बरोबर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि हर एक पर्सन, कंट्री में हर एक पर्सन एवरेजली कितनी उम्र तक जिंदा रहता है, वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, इसका मतलब कि कोई भी चाइल्ड जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो कितने बच्चों की एक साल के अंदर ही डेथ हो जाती है, बराबर, पैदा होते ही एक साल के अंदर डेथ हो जाती है कोई भी रीज़न की वजह से, तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाता है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या लोगों की फिजिकल क्वालिटी चेक करने के लिए ये सब एस्पेक्ट ध्यान दिए जाते हैं। और इन सबको ही सम अप करके, इन सबको ही ध्यान में रखकर, इन सब में से मेन 3 फैक्टर्स जो है वो पता किए गए, कि जिसके थ्रू PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से पता चल सके, बराबर ना। इन सब में से मेन 3 फैक्टर्स लिए गए कि जिनके थ्रू कंट्री का डेवलपमेंट वो पता चले। वो 3 फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स वो कौन कौन से थे, वो हैं एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बराबर। हर कंट्री में अब PQLI चेक करने के लिए पहले इन 3 चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब कंट्री में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोगों ने एजुकेशन ली है, कितने स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उन सब के जो है वो नंबर्स काउंट किए जाते हैं, उन सब की मेजरमेंट की जाती है, जिसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, बरोबर। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक की जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि हर एक पर्सन एवरेजली कितने टाइम तक जिंदा रहता है। जैसे हमारी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है ना, 68 ईयर्स के आसपास है, मतलब इंडिया का हर एक पर्सन एवरेज 68 ईयर्स तो जीता ही जीता है, बरोबर। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसके अंदर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, इसमें एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर है ना, हमारे अंदर की सब सर्विसेज आ गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसी है, और कम्युनिकेशन सर्विस कैसी है, एजुकेशन कैसा है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया। इसके अंदर मेडिकल सर्विसेज इंक्लूड हो जाती है। इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कि पर 1000 चिल्ड्रंस में से कितने चिल्ड्रंस की डेथ वो विद इन 1 ईयर हो जाती है, पैदा होते ही विद इन 1 ईयर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और इसके थ्रू पता चलता है कि लोगों का जो है वो फूड प्रपोर्शन कितना है, क्योंकि जनरली एक साल के अंदर डेथ उनकी होती है भाई, उन्हें पूरा खाना नहीं मिलता, पूरा न्यूट्रिशन, पूरी एनर्जी या प्योर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ ये सब नहीं मिलती। तो इसलिए इन सबको ही कंबाइन करके ये 3 फैक्टर्स अपनाए गए, और इनके थ्रू हर कंट्री का PQLI बनाया जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक पर्टिकुलर रैंक दिया जाता है। तो कैसे रैंक देते हैं पता है, कि हर कंट्री में पहले ये 3 चीज़ें काउंट करते हैं, इन तीनों को 100 में से नंबर दिए जाते हैं, तीनों को 100 में से, 1 to 100 में से नंबर, कि जैसे हमारी कंट्री का एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन कैसा है, तो उसको 100 में से नंबर दिए जाए, रैंक दिया जाए। तो चलो हमारी कंट्री के एजुकेशन वाइज जो है वो अगर उसे 75 रैंक दिया जाए, बराबर, 100 में से कितने नंबर उसको दिए जाएंगे एजुकेशन को, 75। चलो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो उसे चलो दिया जाए 68 रैंक, बराबर। भाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है,
तो उसे 1 to 100 में से चलो रैंक दिया जाए कि भाई वो 40 है, बराबर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम ही होना चाहिए। फिर क्या किया जाता है कि इन तीनों को जो 100 में से रैंक दिया ना, तो इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 किया जाता है। इन तीनों का अगर टोटल किया जाए, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, अभी काउंटिंग तो नहीं कर रहा, तीनों का टोटल और डिवाइड बाय 3, तो फिर जो नंबर मिलता है ना, वो हमारा रियल PQLI कहलाता है, बरोबर ना। ये हमारा PQLI कहलाता है कि हाँ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इतना है, ठीक है। और फिर इस PQLI के थ्रू हम लोग अलग अलग देशों से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी कंट्री का PQLI इतना है, दूसरी कंट्रीज में इतना है, सही बात है ना। तो इस तरह से काउंट होता है ना PQLI। तो ये PQLI काउंट करने के बहुत सारे फायदे हैं। उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखें तो उनमें सबसे पहला आता है टच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काउंट होती है। जो पहले के दो इंडिकेटर्स में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इग्नोर किया जाता था, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काउंट होती है। बेटर इंडिकेटर देन बिफोर, पहले के दो इंडिकेटर से ये ज़्यादा बेटर है। लेसर ड्रॉबैक्स, लेसर ड्रॉबैक्स मतलब इसकी लिमिटेशंस कम है, ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस, लिमिटेशंस इस इंडिकेटर की कम है। एंड इजी कंपैरिजन, इसमें इजीली PQLI काउंट होता है और इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन दो देशों का हो सकता है, कंपैरिजन दो स्टेट का हो सकता है कि अगर हम गुजरात का PQLI काउंट करें और महाराष्ट्र का PQLI काउंट करें तो पता चलेगा गुजरात और महाराष्ट्र में भी डेवलपमेंट किसका ज़्यादा है, बरोबर। इवन रूरल और अर्बन एरियाज का भी काउंट कर सकते हैं कि रूरल एरिया का PQLI और अर्बन एरिया में PQLI, तो भी पता चलता है कि दोनों में किसका डेवलपमेंट ज़्यादा है, रूरल एरिया का या अर्बन एरिया का, बरोबर। तो कंपैरिजन इसके थ्रू इजी होती है। तो PQLI के फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ के जितने फ़ायदे उतने नुकसान होते ही होते हैं। इसमें फिर भी इसकी लिमिटेशंस हैं, भले लिखा हुआ है ना लेसर ड्रॉबैक्स, लेकिन फिर भी PQLI की लिमिटेशंस आती हैं। उनकी कुछ बेसिक लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ओनली 3 एस्पेक्ट, कि यहाँ पर खाली ये 3 ही चीज़ें ध्यान दी गई। वैसे कंट्री में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो एक्चुअली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंशन करती है, वो सब चीज़ें यहाँ इग्नोर की गई है। खाली ये 3 ही चीज़ें ध्यान दी गई, दूसरी बहुत सारी चीज़ें जैसे हाउसिंग एंड क्लोथिंग वो यहाँ पे नहीं काउंट किया गया। ये सब एस्पेक्ट थे ना, इनमें से सम अप करके लिया गया, लेकिन हाउसिंग एंड क्लोथिंग जैसी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें कुछ आती हैं, वो यहाँ पर काउंट नहीं की गई, सिर्फ 3 चीज़ें ली गई। दूसरा कि ओनली एवरेज एंड नॉट रियल डेवलपमेंट, ये दोनों साथ में कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एवरेज काउंट होता है, तो इसी वजह से ये रियल डेवलपमेंट नहीं बताता, सिर्फ एवरेज है। इन तीनों का एवरेज करके जो है वो यहाँ पर बताया जाता है कि तीनों को 100 में से नंबर दिए और तीनों का प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो ये तो खाली एवरेज हुआ ना। अब कोई देश में जो है वो समझो एजुकेशन बहुत कम है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो एवरेज निकालो तो एवरेज तो हमारे से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका PQLI तो बहुत ज़्यादा है। तो अब PQLI उसका ज़्यादा है लेकिन उसमें एजुकेशन तो कम है ना, बरोबर ना। समझ में आ रही है ना बात है कि इसमें सिर्फ एवरेज बताया जाता है। तो कोई कंट्री में एजुकेशन कम हो, कोई कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, एजुकेशन ज़्यादा हो, तो अगर कोई नंबर ऊपर नीचे हो तो एवरेज में तो उससे अलग ही बैठ जाएगा ना फिर, है कि नहीं। तो इसीलिए ये सिर्फ एवरेज बताता है, रियल लिविंग स्टैंडर्ड बताता नहीं है, और इसकी वजह से ये रियल डेवलपमेंट नहीं कहलाया। हम कोई दो देशों में इसके थ्रू कंपैरिजन करें तो वो रियल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एवरेज ही बता रहा है हमें। और आखिरी इसकी लिमिटेशन आती है इग्नोरेंस ऑफ इनकम। ये पूरी PQLI आपने काउंट किया, लेकिन खास बात देखी कि इसमें इनकम तो कहीं पर भी काउंट नहीं की, ना ही नेशनल इनकम ना पर कैपिटा इनकम। तो इनकम के बिना डेवलपमेंट चेक कैसे करें। डेवलपमेंट मतलब तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं, यहाँ तो खाली क्वालिटी ही चेक की, क्वांटिटी तो आई नहीं इसमें, बरोबर ना। रियल डेवलपमेंट तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज होते हैं ना, तो यहाँ पर तो खाली क्वालिटी, सिर्फ फिजिकल क्वालिटी चेक की गई। जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो तो इसमें मेजर हुआ ही नहीं। इसी वजह से भी PQLI को हर जगह पर काउंट नहीं होता। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो PQLI को सही मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने कंट्री का डेवलपमेंट चेक करते हैं, बराबर। और बिल्कुल गलत भी नहीं है कि पूरा ही गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं, लेकिन ये कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी। तो कितनी कंट्रियाँ PQLI अपनाती हैं और कितनी नहीं अपनाती, और जो PQLI नहीं अपनाते तो उनके लिए
चैप्टर में आखिरी इंडिकेटर आता है कि इसके बाद दूसरा डेवलपमेंट किसके थ्रू मेजर किया जाए। फिर उसके बाद जैसे पॉइंट आता है वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फोर्थ इंडिकेटर डेवलपमेंट मेजर करने के लिए फोर्थ इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। आगे के तीनों इंडिकेटर्स में जो जो लिमिटेशंस थी ना उन सब लिमिटेशंस को दूर करते हुए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूनाइटेड नेशंस ने 1990 के बाद ये एक प्रोग्राम शुरू किया था हर कंट्री का डेवलपमेंट चेक करने के लिए। जो आगे जो तीन इंडिकेटर्स थे वो कोई कंट्री एक्सेप्ट करती थी, कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती थी, और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने एक अकेला इंडिकेटर बना दिया, वो था HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। अब हर कंट्री इसके अकॉर्डिंग ही अपना डेवलपमेंट चेक करती है, और इसमें भी PQLI की तरह तीन डिटर्मिनेंट्स अपनाए गए, तीन चीज़ें अपनाई गई कि हर कंट्री में इन तीन चीज़ों का मेजरमेंट किया जाए कि जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट पता चलता है। कि इन तीन चीज़ों में पहला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा नॉलेज और तीसरा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कहलाता है कि हर एक पर्सन एवरेजली, हमारी कंट्री में रहने वाला हर एक पर्सन एवरेजली कितनी उम्र तक जिंदा रहता है, जो हमने PQLI में भी देखा था। इसके थ्रू हमारी कंट्री की मेडिकल फैसिलिटीज़ पता चलती है, ठीक है ना, और इम्प्रूवमेंट पता चलता है कि भाई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट है। दूसरा नॉलेज, नॉलेज मतलब कि कंट्री में रहने वाले 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा जो भी बच्चे हैं या जो भी पीपल हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी लिटरेसी कितनी है वो, और कितने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, 15 साल से छोटी एज में कितने अभी चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, वो इनमें काउंट किया जाता है। मतलब कंट्री की लिटरेसी चेक की जाती है इसके थ्रू, बराबर। और दूसरा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हर एक चीज़ है कि हर एक पर्सन को जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और इनके अलावा दूसरी चीज़ें उन्हें कौन सी अच्छी तरह से मिल रही हैं, जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर उन्हें कितना अच्छा मिल रहा है, या हर एक घर को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर है या नहीं, बराबर। दूसरा कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जैसी चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं या नहीं, तो ये उनसे गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलती है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उनकी इनकम भी आ जाती है, बराबर। एजुकेशन जैसी चीज़ें या टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड फैक्टर, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काउंट होते हैं यहाँ पर मनी रिलेटेड। कि जैसे अगर लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें होगी, मतलब उनकी इनकम अच्छी होगी तो ही उनको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी ना। अगर अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी होगी, अच्छे पक्के घर में रह रहे हैं, तो उनकी इनकम अच्छी होगी तो ही वो अच्छे पक्के घर में रह पाएंगे। तो इसलिए इनडायरेक्टली यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर भी काउंट होते हैं, जो आगे PQLI में इग्नोर किया गया था वो यहाँ पर इनडायरेक्टली काउंट करते हैं, डायरेक्टली नहीं। और इसमें भी HDI कैसे बनाते हैं, तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं ना, इन तीनों फैक्टर्स को 0 to 1 में से रैंक दिया जाता है। किस में से? 0 to 1। मतलब समझो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 0 to 1 में इसको रैंक दिया जाए, वो चलो दिया जाए 0.70, 0 to 1 में से उसको रैंक दिया जाता है। फिर नॉलेज, नॉलेज भाई हमारी कंट्री की लिटरेसी कितनी है उसे दिया जाए 0.72। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चलो उसे रैंक दिया जाए 0.60, जो भी नंबर हो। और इसमें भी इन तीनों का एवरेज निकाला जाता है, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 किया जाता है, 0.70, 0.72 प्लस 0.60 और डिवाइड बाय 3। तो जो मिलता है ना वो उस कंट्री का HDI कहलाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो कहलाता है, बराबर। और हर कंट्री का यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ी हुई 188 कंट्री है, 188 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ी हुई, और उन सभी कंट्रीज का इस तरह से HDI काउंट किया जाता है और उन्हें रैंक दिया जाता है। रैंक दिया जाता है कि भाई कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री नहीं है डेवलप। तो उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे नंबर 1 पे आती है, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे आती है इस HDI के हिसाब से, उसका हाईएस्ट HDI है, बराबर। चाइना हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो 90 रैंक पे आती है। इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इतना अच्छा है, और इसकी वजह से उसका HDI हमसे भी ज़्यादा है, 90 नंबर पे, और इंडिया 130 रैंक पे आते हैं। ये 2015 की काउंटिंग है, आज से 5-6 साल पहले की काउंटिंग। तब इंडिया का रैंक 130 के आसपास था।
और पाकिस्तान 147, और सबसे लास्ट में आती है नाइगर कंट्री 188th नंबर, नाइगर कंट्री के जिसका HDI सबसे लोएस्ट है, बराबर। तो ये HDI यूनाइटेड नेशन ने ये ऐसा इंडिकेटर बनाया है जो हर कंट्री के लिए यूजफुल है। अब हर एक देश वो यही इंडिकेटर को अपनाता है। इसके फ़ायदे, HDI की इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर दोनों अपनाए गए। मैंने बताया ये तीनों सोशल फैक्टर्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर को इनडायरेक्टली काउंट करते हैं, मनी को इनडायरेक्टली इसमें काउंट किया जाता है, डायरेक्टली नहीं। तो इसी वजह से इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स दोनों इसमें आ जाते हैं ना, तो कंट्री की ट्रू प्रोग्रेस या तो ट्रू डेवलपमेंट पता चलता है इसमें। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इसमें ह्यूमन वेलफेयर मतलब लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, नाम ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें पैसों को कम इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इस HDI का मेन ऑब्जेक्टिव ही है ह्यूमन वेलफेयर करना, लोगों को फ़ायदा देना, पैसे के लिए नहीं। इट इज़ अ फंक्शनल, ये फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मतलब कि ये कहलाता है कि इसमें कंट्री की ऑलमोस्ट चीज़ें काउंट हो जाती है, तो इसकी वजह से कंट्री का रियल डेवलपमेंट इसमें काउंट होता है या रियल डेवलपमेंट पता चलता है, बराबर। और ये फंक्शनल है, मतलब इससे, इसके थ्रू जो है वो हम लोग हमारे देश में कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कंपैरिजन करके कि यार चाइना 90 पे, हम 130 पे है, तो इंडिया में चेंज कर सकते हैं ना कि हम भी जो है वो चाइना से आगे जाएं, बराबर। दूसरा वही पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज गॉट डायरेक्शन, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना उन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है। HDI के थ्रू हमें पता चलता है कि हम अगर 130 नंबर पे हैं तो हमें कौन सी चीज़ में ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, कि भाई नॉलेज बढ़ाएं, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी करें, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करें, कि तीनों में हमें प्रोग्रेस करनी है। क्या प्रोग्रेस करें कि जिससे हमारी कंट्री का रैंक इससे ज़्यादा बेटर हो सके। तो डेवलपिंग कंट्रीज को पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है कि हमारा देश किस चीज़ों में पीछे है, तो उसके थ्रू हम लोग डिसीजन लें। एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है, बराबर। मतलब कंटिन्यूसली ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि इंडिया 130 रैंक पे तो हमेशा वही रहेगा, नहीं, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं ना, बराबर ना, हमारी कंट्री में सुधार लाकर और हम इस रैंक को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये HDI प्रोग्रेसिव कहलाता है, हमेशा सेम नहीं रहता। तो इतने बेटर ये इंडिकेटर्स की भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस तो हैं, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस तो आती ही हैं, हर चीज़ की मैंने बताया ना कुछ तो लिमिटेशंस होती हैं। जैसे इसमें है कि ओनली 3 फैक्टर्स, इसमें भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि HDI में खाली 3 फैक्टर अपनाए गए हैं जो गलत है, दूसरे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं कि जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट होता है और वो फैक्टर इसमें अपनाए नहीं हैं, बराबर। इसलिए सिर्फ 3 फैक्टर लिए गए हैं जो चीज़ गलत है, ये इनके लिमिटेशंस हैं। दूसरा, ऑल फैक्टर्स गिव इक्वल वेटेज, इसमें जो 3 फैक्टर्स दिए गए हैं ना तीनों को एक जैसा वेटेज दिया जाता है। वेटेज मतलब तीनों को 0 to 1 में से रैंक दिया जाता है, तीनों को एक जैसी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हर एक कंट्री में सिचुएशन अलग होती है। कोई कंट्री में नॉलेज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कोई कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ज़्यादा है, तो किसी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे हमने PQLI में भी देखा था ना कि भाई कोई देश में ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो एवरेज तो फिर अलग आ जाता है ना, बराबर ना। वही चीज़ इनडायरेक्टली यहाँ पर लिखी गई है, वही चीज़ इनडायरेक्टली यहाँ पर लिखी गई है कि भाई यहाँ पर तीनों को एक जैसा एवरेज या तो एक जैसा वेटेज दिया जाता है जो गलत है। हर सिचुएशन के हिसाब से इम्पोर्टेंस तीनों की अलग अलग होती है जो यहाँ पर इग्नोर की जाती है। एंड देन रिलेटिव प्रोग्रेस, कि ये रिलेटिव प्रोग्रेस है। रिलेटिव प्रोग्रेस किसे कहते हैं कि ये खाली कंपैरिजन की जाती है। अब इंडिया और चाइना की कंपैरिजन की जाए तो हाँ भाई इंडिया पीछे है, चाइना आगे है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोग्रेस हुई ना। अब इंडिया की खुद के साथ ही कंपैरिजन करें कि इंडिया जो है वो आज़ादी के वक्त कैसा था और अब कैसा है, खुद के साथ खाली कंपैरिजन करो तो फिर, तो उसके हिसाब से तो हमारी कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस की है, बराबर। और इंडिया की पाकिस्तान के साथ कंपेयर करो तो फिर इंडिया आगे है। तो ये तो रिलेटिव प्रोग्रेस हुआ, रियल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं कहलाया, ठीक है ना, ये तो खाली कंपैरिजन बताता है। पाकिस्तान से कंपैरिजन में देखो तो इंडिया बहुत आगे है, बराबर। चाइना के कंपैरिजन में देखो तो इंडिया बहुत पीछे है। तो रियल हुआ क्या, ये तो खाली रिलेटिव चेंज हुआ ना, बराबर ना, रिलेटिव कंपैरिजन हुआ, रियल कंपैरिजन इससे नहीं पता चला।
तो फिर भी ये जो लिमिटेशंस हैं वो ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसे इग्नोर की जा सकती है। और आज पूरे वर्ल्ड में ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है जो डेवलपमेंट के लिए काउंट होता है। बराबर, आई ना बात समझ में? तो देखो आज जैसे हमने इस चैप्टर का रिवीजन देखा ना, वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स का रिवीजन वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।